हास्य करने का हक उसी को बनता है जो किसी की तकलीफ में रोने जाता है। किसी के आंसुओं की कीमत पर तो हंसी नहीं आती, वो हास्य कभी भी सुख नहीं देगा आपको। हास्य और करुणा एक ही बात के दो पहलू हैं। जो तुम बच्चों के लिए करो वो तुम्हारा फर्ज है, और जो बच्चे आपके लिए करें वो उनका एहसान है। काड़ू के मोहल्ले में यह सोच कर नहीं जाऊँ कि काड़ू मर जाए और फूंको मैं जाऊँ। मेरी अपनी पत्नी, उसके ऊपर मैं कुछ भी सुनाऊँ। हार को सेलिब्रेट करो तो जीतने वाला हार जाता है। या छींक क्यों आई है पर जांच आयोग बैठे हो। सपने में बस पत्नी दिखाई दे, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। जिन चीज़ों के नष्ट होने से हास्य पैदा होता है, उन्हीं चीज़ों के नष्ट होने से करुणा पैदा होती है। नमस्कार। द आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी नई सीरीज़, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छी प्यारी शख्सियात जो अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित तो हैं ही, लेकिन आज के दौर में जब हम बात करते हैं कि जीवन किस तरह से बदल रहा है, तो उनके जीवन के माध्यम से हम बहुत कुछ जान पाएँ, सीख पाएँ और साथ साथ आपका कुछ मनोरंजन भी हो पाए। इस प्यारी सी कोशिश के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूँ तपस्या, और आपने 4 लाइनें तो सुनी ही होंगी जी। 4 लाइनें सुनाने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं, तो पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का हम करते हैं स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सामने आते हैं तो हास्य व्यंग्य की बात तो होती है, क्योंकि आप उसके पर्याय बन चुके हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं सुरेंद्र जी, आप दर्शन भी उसमें जोड़ने लगे हैं, और जो समसामयिक विषय हैं वो भी बहुत प्यारे तरीके से उभर के आने लगे हैं। एजुकेशन की बात होने लगी है, तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, फिर हम फ्लैशबैक में चलेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप जहाँ से शुरू करना चाहो वहाँ पर कर देना, ख़त्म भी करना मेरा काम। जी नहीं, वो भी इतनी आसानी से हम नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी, अगर हम ये समझें कि शब्दों से आपका रिश्ता आपको खुद कब एहसास हुआ कि शुरू हो गया है? मुझे तो आज तक नहीं ले रहा शुरू हो पाया। मैं तो प्रारंभिक दौर में हूँ। कोई मुझे सम्राट कहता है तो मैं कहता हूँ गलत बात है। मैं तो हास्य का चपरासी हूँ। सम्राट कह दोगे तो आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। मैं चपरासी हूँ तो मेरे आगे बढ़ने की संभावनाएं शुरू होती हैं। अगर मैं एवरेस्ट पर बैठा दो मुझे, आगे चलूँगा तो नीचे ही गिरूँगा ना। क्या बात है। मैं तो नीचे खाई में गिर पड़ा हूँ, आगे बढ़ने की संभावनाएं मेरी काफ़ी होती हैं। बहुत सुंदर। ये हमने देखा है कि निरंतर आप कहाँ से कहाँ, आप तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे पहुँच चुके हैं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा जब भी आपसे बात की जाती है, ख़ासतौर से आपके बारे में, तो आप इसी भाव के साथ आते हैं। ये सुरेंद्र जी कहाँ से आती है जिजीविषा, ये भावना, ये भाव? देखिए, आपका ट्रेड सीक्रेट मैं नहीं पूछ रहा, मेरा ट्रेड सीक्रेट आप मत पूछो। जी, लेकिन ये तो आपकी शख्सियत का हिस्सा है। मतलब हर हास्य व्यंग्य जो कवि है वो इस तरह से नहीं होते हैं। आप जो सोचते हैं मैं उसके विपरीत सोचता हूँ। जहाँ सोचना चाहिए वहाँ मैं सोचता हूँ। जैसे अहिल्या का राम ने उद्धार किया पैर छुआ करके। राम को तो पश्चाताप करना था इंद्र की गलती का, उसने भी उद्धार किया। तो अहिल्या ये तो पूछती है, कहा जाता है जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास कर सकते। तो अहिल्या पूछ तो सकती, राम मुझे एक बार बताओ, जहाँ देवता ही नारी पर अत्याचार करें तो वो कौन निवास करता है? बात को जो लिखा गया हम उस पर चलें तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारे सोचने का। हमारा सोचिए कि जो उसमें लिखा गया है उसके पीछे जो गलतियां हैं उसके ऊपर हम उंगली उठाएं। एक अच्छा काम कर रहे हो आप, सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहाँ गलत कर रहे हो उस पर भी तो उंगली उठाने की ज़रूरत है ना मुल्क के अंदर। कल ही मैंने एक लाइन पढ़ी थी, किसी ने बताई मुझे, कोई गांधी भक्त थे। किसी ने गांधी से कहा, जो खादी है ना वो चुभने लगी है। तो गांधी ने उससे कहा, गुलामी नहीं चुभती तुम्हें? क्या बात है। गांधी की खादी की बात करते चुभने की, गुलामी नहीं चुभती क्या? उससे ज़्यादा चुभती है क्या खादी? तो एक लाइन में आपका जीवन दर्शन बदलता है। सुरेंद्र शर्मा जी को क्या चुभता है आजकल? मुझे ये चुभता है, मैं तब हंसता हूँ जब हमारा यान मंगल पर पहुँचता है। दिक्कत होने लग गई कई बार
ऐसा लगता है इस देश में नहीं हंसा जा रहा है, इस देश पर हंसा जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी, हमने देखा जब कवि सम्मेलनों की मुशायरों का जब एक सिलसिला शुरू हुआ आज़ादी के बाद ख़ास तौर से, तो उसमें नेता आते भी थे और प्रधानमंत्री तक भी आए हैं और बैठे हैं और एक सम्मान की बात होती है, गरिमा की बात होती है। तो राजनीतिज्ञों का, नेताओं का कवि सम्मेलनों में शिरकत करना, सुनना श्रोता के नाते एक बात, अब राजनीति का हास्य का एक मुद्दा बन जाना या राजनीति का हर चीज़ में आ जाना, कैसे देखते हैं आप? देखिए कि इस मुल्क में लोग हास्य कम करते हैं, उपहास करते हैं। हास्य का विद्रूप है वो। आप उपहास कर रहे हो तो वो कोई अच्छा हास्य नहीं है। तो हमें हास्य करना चाहिए। और व्यंग का मतलब चुभना नहीं है, व्यंग का मतलब सजग करना होता है। क्या बात है। व्यंग क्षत्रिय मत बनाओ, व्यंग को चौकीदार बनाओ, वो जो कहता रहे जागते रहो। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रीय कविताएं लिखता हूँ, सिर्फ कोई और कविताएं लिखता नहीं। राष्ट्रीय कविता इसलिए मैं अपनी हास्य कविता सुनाता हूँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों हंसते, तो राष्ट्रीयता और क्या चाहिए। ये जो हम जब आपसे बात करते हैं तो सुरेंद्र शर्मा जी का नाम जब आता है, जब हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो हास्य उसमें उसका पुट आएगा, 4 लाइनें आएंगी। मेरे दर्शक सोच रहे होंगे इतनी देर से आपसे बात हो रही है, 4 लाइनें एक बार भी अभी तक आई नहीं, थोड़ी सी इनायत अगर आपकी हो जाए। देखो जी, मैंने पत्नी से कहा, अभी बात हुई, मैं भागलपुर गया था, वहाँ से सफ़ेद धोती ले आया, साड़ियाँ। तो पत्नी ने कहा कि ये किसके लिए लेकर आए हो ये वाइट। मैं, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो और मुझे कुछ हो जाए, बाद में कोई तुझे सफ़ेद धोती नहीं दिलवाए, तो मैं पहले से खरीद कर रख लूँ। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें किसने कहा बाद में मैं सफ़ेद ही पहनूंगी। ये तो फिर भी बेकार जाएंगी। तो पति पत्नी में प्यार का अतिरेक हो जाए तो इसका मतलब अनबन चल रही है, नोक झोंक चलती रही है। सुबह प्यार कर लिया, शाम को लड़ झगड़ लिए, तो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। क्या बात है जी। और लगातार फिर जो कहा, आपने खाना खाया, भाई आप क्या, तू कर यार। एक बच्चे को भी, छोटे बच्चे को कहेंगे आपने खाना खा लिया, अरे मैं, हद हो गई। बाप बेटे के रिश्ते में कम से कम जो उसका गरूर है बाप का, वो तो टिका रहना चाहिए जी। तो दौर बदला नहीं सुरेंद्र जी, अब तो लोग बोलते हैं कि बच्चों को मित्र बनाइए। बच्चों को पता नहीं क्या है। क्योंकि इस मुल्क में आज की तारीख में हम बच्चे एजुकेटेड हैं, लर्नेड नहीं हैं। पहले बच्चे लर्नेड होते थे, एक सवाल पूछा जाता था तो 3-4 पन्ने हमें लिखने पड़ते थे। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया हैं 51% पर, फर्स्ट लिस्ट में। आज 99 अबव है। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट नहीं निकाल सकते किसी दुकान की। मेरे पिताजी का काम था आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। मैं अपने फर्म की बैलेंस शीट और रोकड़ा लिखना हायर सेकेंडरी में था, तब से लिख रहा था। अच्छा, सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी। आज मोबाइल ने आपकी स्पेलिंग खराब कर दी। आपको एक टिक करना है, 100 में से 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। पर मुझे उसके बारे में क्या अंदर का ज्ञान है वो था। 4 पन्ने मुझे लिखने हैं तो मेरी नॉलेज का पता लगता था। आज पूरी शिक्षा पद्धति जो है बच्चों को वो नहीं बनाती, ज्ञानी नहीं बनाती, शिक्षित बनाती, एक सर्टिफिकेट देती है जी। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जब कवि सम्मेलनों की या कवियों की बात करते हैं, 60 के दशक में लगभग एक सिलसिला आपका शुरू हुआ। मंचों पे सुरेंद्र जी कब से आपने आना शुरू किया? मंच पर मैं आया था लगभग पहली बार 66 में जी। हाँ। तो लगभग 60 वर्ष हो रहे हैं आपको। हाँ। देख के हालांकि कोई मान नहीं सकता। तो अभी जो आपने शिक्षा की बात की, जो परिवर्तन, लर्नेड और एडुकेटेड होने की जो बात अभी आई, कवि सम्मेलनों का भी चलन काफ़ी चेंज हो गया है, भाषा के स्तर पे, कंटेंट के स्तर पे।
दर्शकों और ऑडियंस जो श्रोता हैं उनके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महसूस करते हैं आप, क्या चेंज है, कुछ बताइए ना उस दौर के बारे में। ऐसा है, जब बच्चे सिर्फ 9th क्लास तक हिंदी पढ़ेंगे तो साहित्य कहाँ से समझ में आएगा। पहले एमए तक मेरे कई आईएएस ऑफिसर्स हैं जो संस्कृत में भी बात करते हैं। अच्छा। हाँ, जब पहले एमए तक हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता था, संस्कृत की जानकारी दी जाती थी, तो उन्हें अब बच्चों को हिंदी वो आती है जो घर में बोली जा रही। उन्हें पता है, उनको निराला भी था कि नहीं उन्हें नहीं पता, बच्चन था कि नहीं उन्हें नहीं पता। तो ये एक बड़ा अपराध हो रहा है। हम बच्चों को, इस मुल्क को मॉडर्नाइजेशन करना था, हमने मुल्क को वेस्टर्नाइजेशन किया, आधुनिक बनाने की जगह पाश्चात्यकरण कर दिया। उससे मुल्क में तकलीफ़ें आई हैं और फिर हमारी लालसाएं बढ़ गई। एक अच्छा शेर, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। क्या बात है। मुझे पड़ोस का सुख जो है ना, वो मेरे लिए दुख का कारण है। पड़ोस का सुख मेरे लिए सुख बनेगा उस दिन भारत ठीक होगा। आहा जी। और फिर क्या है, मैं बताऊं आपको, मेरी माँ की शादी, मेरे नाना जो थे संपन्न थे, और उस समय मुझे जब ध्यान है तो उनके पास मर्सिडीज थी और एक इम्पाला थी, कोई गाड़ी, इम्पोर्टेड गाड़ी थी। मेरे पिता गांव में रहते थे जिसमें 2000 की आबादी भी नहीं थी। मैं आज तक सोच नहीं पाया वो इतने बड़े संपन्न परिवार ने मेरे पिता के साथ कैसे शादी कर दी। उनके पास मील डिस्पोजल का माल आर्मी का था, नोट उनके गिने नहीं जाते थे। और उस छोटे से गांव में, ये छोटा सा गांव नांगल चौधरी नारनौल के पास था, उस समय रेलवे से वहाँ तक पहुँचने में बैलगाड़ी से जाते थे, रथ आता था गांव से, उसमें बैठकर जाते थे, 5 घंटे लगते थे। और वहाँ पहुँचने पर बैल को 1-1 किलो देसी घी मुंह में डाल करके पिलाया जाता था कि बैल थक कर आए। 5 रुपये किलो का घी मैंने खरीदा है। क्या बात है जी। है? पर 5 रुपये थे कहाँ किसी के पास। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जिंदगी का, अब हम कहते हैं कि हम तनाव भरी जिंदगी में लोगों को हंसाते। तनाव किस बात का है? 30 साल पहले मेरे घर में पंखा नहीं था, छत पर पानी डाला, दरी के ऊपर सो गए। 40 साल पहले हैं, गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी। आज मेरे पास एसी है, लगे हुए हैं, मेरे हर कमरे में एसी लगा। फिर तनाव किस बात का है? तनाव एक्सपेक्टेशन का है। मैं आज भी जनता से एक ही बात कहता हूँ, जो तुम बच्चों के लिए करो वो तुम्हारा फर्ज है, और जो बच्चे आपके लिए करें वो उनका एहसान है। आहा। तब सुखी रहोगे। आप करो अपना, वो आपका फर्ज है, लेकिन उम्मीद रखना ये बेईमानी है। बहुत बढ़िया। ये सुरेंद्र जी, अभी आपने जो बात की हिंदी को लेकर, तो मुझे याद है कमलेश्वर जी से मैं एक बार बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि तपस्या, हम लोगों को खुश होना चाहिए जब एफएम आया, उसके बाद में सूचना क्रांति हुई, सब हुआ, तो उन्होंने कहा कि दूर कहीं किसान अपनी बैल के उस पे ट्रांजिस्टर टांग के खेत में अकेला है, आकाशवाणी सुन रहा है। आज हम द आकाशवाणी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम गर्व से कहते हैं आकाशवाणी की भाषा और हमारी जो शब्दावली, वो आप हिंदी की बात करें, अंग्रेज़ी की बात करें, आकाशवाणी का अपना जो मयार है वो आज भी बरकरार है। तो अगर हम कोशिश करें तो उस चीज़ को रखा जा सकता बनाकर। कोशिश करो तब ना जी। कमलेश्वर जी ने मुझे लिखना सिखाया। उन्होंने कहा कि भास्कर के वो जी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सुरेंद्र तुम हर हफ्ते एक लेख भास्कर के लिए लिखो। मैंने आज तक लिखा ही नहीं। मैंने कहा आज तक नहीं लिखा, तो मैंने अब लिख लो। मैं अब कहाँ से लिख लूँ? मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ कल सुबह,
तो ऐसा बोले मैं अपना फ़ोन जो है अपने सेक्रेटरी को दे रहा हूँ, फ़ोन पर लिखवा दो लेख, और 500 शब्दों का होना चाहिए। तो 500 शब्दों का फ़ोन पर लिखवाया और बाद में अमेरिका से बोले मेल कर देना। उस दिन से मैंने लेख लिखने शुरू किए। पहले आलस था क्यों लिखा जाए, क्या बेकार की बातें, क्या इससे फर्क पड़ता है। और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन दिया। आप ये देखो, भारत एक खोज, रामायण, महाभारत, चाणक्य हैं, मालगुडी डेज जी, ऐसे ऐसे सीरियल आए उसमें कि कर्फ्यू लग जाता था, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती थी। आज ये सारे इतने आ गए, उस जैसा एक एपिसोड तक नहीं बना पाए। आपने कभी नहीं सोचा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी का हिन, बहुत अच्छे कॉमेडी के प्रोग्राम्स उस समय आते थे। तो कभी, हालांकि फिल्मों में तो आपने कुछ काम किया, 3-4 फिल्मों में काम किया और फिल्म का काम तमाम हो गया ना। कुछ बताइए ना, पहले मैं फिल्मों के बारे में ये बात निकली है तो पूछूं आपसे। मैंने संतोष फिल्म में किया था काम जी। हाँ। उस फिल्म का कब लगी ये तो सबको मालूम था, लेकिन कब उतरी ये किसी को नहीं मालूम। जी। उसमें मेरे ख्याल से 15-20 साल लगे उसको बनने में। अच्छा। हाँ बहुत संतोष से बनाई मतलब वो हाँ, फिल्म। संतोष से मनोज कुमार जी का झगड़ा हो गया था, जो प्रोड्यूसर था। उसको 60 लाख रुपए लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दे दिए थे। उसने फिल्म न बना करके वो अपना एक घर खरीद लिया, एक ऑफिस खरीद लिया। फिर मनोज को गुस्सा आया तो उन्होंने उसकी फिल्म को इतना डिले किया। उसमें 5 स्टार थे, हेमा मालिनी थी, राखी थी, सारिका थी, 3 बड़े स्टार्स थे उसमें, 4 तो म्यूजिक डायरेक्टर थे उसमें, 1-2 तो मर गए थे तो नए लेने पड़े जी। उस दौरान। 20 साल में तो वैसे भी। हाँ। और हुआ ये कि उस फिल्म में जो बाद वाला सीन था तो वो पहले हो गया, पहले वाला बाद में हो गया हैं। तो पहले तो मेरे बाल उड़े हुए थे, लास्ट वाले सीन में मेरे बाल उगे हुए थे। इसी तरह हर हीरो हीरोइन की जो हालत खराब हुई। जी। अब मुझे कहा कि वो खंबा दिखाया, बोले ये हेमा मालिनी है। मैंने यार खंबा है, ये तो हेमा मालिनी का। बोले नहीं, उन्होंने जो बोलना था वो बोलकर चली गई रिकॉर्ड, आप इसको समझो हेमा मालिनी। जहाँ ऐसी बुरी हालत हो वहाँ कौन फिल्म में काम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद आपने कुछ और फिल्में की शायद। हाँ, वो भी मजबूरी में की, मजबूती से नहीं। माया गोविंद थी बहुत बड़ी, जी, बहुत बड़ी। उन्होंने फिल्म बनाई। फिर प्रभा ठाकुर ने बनाई फिल्में। उन्होंने कहा माया गोविंद ने किया तो मेरी फिल्म में क्यों नहीं करो, कर लो भाई, जी। सबकी दुर्गति होनी है तो होनी है। मुझे लेने का मतलब है पहले ही पता लग जाए कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बनने से पहले ही पता लग जाती कि अब तो ये फ्लॉप होगी। जब सुरेंद्र शर्मा आई गया तो इसका नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ जाते हैं, देखिए, जब आदमी अपने फील्ड का राजा हो तो किसी के यहाँ चपड़ा से नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। जी। तो ये हालांकि ये मुझे लगता है क्लीशे सवाल है। आपने, हम पहले भी जब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जब बात ऐसे ही चल रही थी तो उसमें ये था कि बहुत सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उन्हीं को दोहराया जाए। लेकिन हर आदमी जब कोई साहित्य की बात करे, फिल्म की बात करे, इंटरव्यू हो, आप अगर हास्य कवि हैं तो उसकी अगर मैं बात करूँ, तो हर कंटेंट का एक, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। आपने पत्नी को ही चुना, कोई ख़ास वजह उसकी? मैं अपनी पत्नी को चुना, उसमें आप क्यों इंटरफियर कर रही? नहीं, हम नहीं। किसी और की पत्नी को चुनूँ तो बात हो। जी। मेरी अपनी पत्नी, उसके ऊपर मैं कुछ भी सुनाऊँ? जब सारी कमाई वो लेती है तो किसी और के ऊपर क्यों सुनाऊँगा? मैं तो उसकी तरफ से डेपुटेशन पर काम कर रहा हूँ जी। कि कमाई उसको दे दूँ, बाद में वो मुझे जेब खर्चा दे कि इतने में अपना खर्चा चला। जी। अच्छा, हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब कोई, ऐसे जोक्स भी बहुत बने हैं सुरेंद्र जी, कि जब डर लगता है तो हम वॉलेट खोल के अपनी पत्नी की फ़ोटो देख लेते हैं। जब इतना भयंकर डर, सारी पत्नियों को हम नमस्कार कर दें पहले ही, ये हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के व्यंग्य भी चलते रहे हैं कि ना, मेरे मोबाइल में पत्नी की एक फ़ोटो नहीं है। जी।
ना मेरी पत्नी की ना किसी और की पत्नी की। वो तो फिर जी। नहीं तो फिर आप तो सुबह शाम उन्हीं को दोहराते रहते हैं, तो लोग तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिले, आप तो हमेशा ही साथ लेके चलते हैं उनको, ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, तो बिल्कुल साथ लेकर के चलता हूँ उसको, उसके ऊपर लिखी हुई कविता को लेकर के चलता हूँ। जी। जो कि कविता के मैं, उसने काफ़ी कहा मुझे कि मेरे ऊपर लिखते हो। मैंने शादी से पहले ही पत्नी पर कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, तो उसके ऊपर क्या हुई। जी। पर कभी भी मेरे फैन में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जी। क्योंकि मैं उन पर हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। जैसे एक 4 लाइन है, जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। मैं बनस्पत उल्टा ही करूं। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी यो काठ का बाड़ो खरीदने वालों आयो है, अने के जवाब दूं या बतलाओ। घरवाली बोली, जवाब देने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही चले जाओ। तो मैं अपने ऊपर हास्य करके वो करता हूँ। अगर ये मैं उल्टा कर दूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा। अंत में वो मेरी ही दुर्गति होती है उसके जवाब के अंदर। तो मैं उस तरह से बात करता हूँ। आपने भास्कर का जिक्र किया, अभी कमलेश्वरी की जब बात चली, आप रेगुलर कॉलम आपका एक आता था, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए, कैसा रहा? नहीं, वो 4 साल चला। हास्य की बात है, मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया, क्योंकि साधुओं ने कह रखा है गंगा में नहाने से पाप धुलते, और कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ और पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। जी। आप इतना, हम हास्य व्यंग्य की बात करते हैं, आप ये बड़ी कृपा हम इसको माने, या आपकी पूरा मंथन मनन जो आप इतने वर्षों का आपका रहा सुरेंद्र जी की, आपका शब्दों का जो चयन होता है और जो आप भेद उसमें कर पाते हैं, ये इतना गूढ़ है अपने आप में, और आप इतना सरल तरीके से इसको कह जाते हैं। जैसे आपने अभी जैसे बात चली, आपने कहा कि हम पाश्चात्य, उसकी बात आती है आधुनिक होने की, दोनों में अंतर है, हम नहीं समझ पाते, हम शब्दों तो छोड़िए कि हम जीवन में उसको कहाँ लेके जा रहे हैं हमें नहीं पता होता है। आप इतना डिटेलिंग में चले जाते हैं। आपने कहीं ये भी कहा कि आलोचना विरोध में अंतर है, समर्थन चापलूसी में अंतर है, हास्य में परिहास में अंतर है। तो इतनी गहनता कहीं भीतर होती है तभी परिलक्षित होती है। तो कैसे होता है ये? क्योंकि ये कबाई मेरा यही काम है, और क्या है। लेकिन आप इतनी आसानी से कह जाते हैं, वरना तो लोग सुनना भी ना चाहे अगर हम सीरियस होके कहें तो। इसलिए कि मैं विचारधारा से नहीं जुड़ता, विचार से जुड़ता हूँ। जो विचार से जुड़ेगा वो सिर्फ नेगेटिव सोच ही नहीं सकता, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा। क्योंकि हम विचार से नहीं जुड़ते। सब शब्द जितने भी नेता हैं सब विचारधारा 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 है, तो इसका मतलब सही है ही नहीं। सही शब्द तो विचार है, आप विचार से जुड़ो। ये 4 लाइनों का आइडिया आपको कैसे आया? 80s में आपका एक कैसेट आया, हम लोगों को मालूम है, वो सबको मालूम ही होगा। लेकिन ये सिलसिला वो टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी का, अगर हम आज उसकी बात करते हैं जिस दिन वो दूरदर्शन पर मेरा नए साल का प्रोग्राम था जी, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। कैसेट निकली वो मेरा टर्निंग। वो गुलशन कुमार मेरे घर खारी बावली में रहता था, वहाँ आए और कैसेट दे दो, कैसेट दे दो, एक कैसेट। तो उन्होंने 2 कैसेट से कमाई शुरू, एक वंदना वाजपेयी और एक मेरी। वंदना वाजपेयी से उन्होंने लता जी के सारे गाने, एक ऑर्केस्ट्रा बैठाया, सुबह तक 30-40 गाने रोज़ रिकॉर्ड करवा लेते थे और उसको 9-10 रुपये में बेच दिया। जहाँ लता जी के रिकॉर्ड HMV का 40-45 रुपये का आता था, पूरी इंडस्ट्री को उसने चकनाचूर कर दिया। अब 9 रुपये में कोई चीज़ मिलेगी, एक आम आदमी को क्या मतलब, यार गाना ही तो है, वंदना गा रही है, लता जी गा रही, पर कितनी रॉयल्टी का लता जी को नुकसान हुआ उसमें। इसी तरह मेरी कैसेट भी निकाली, मैंने मना कर दिया। तो मेरे एक दोस्त था बड़े भाई की तरह, TP झुनझुन वाला,
जी, जो शीला जी के, झुनझुनवाला हाँ जी के जी। हस्बैंड थे, कमिश्नर थे। उन्होंने उसके पास गया, आपकी मदद चाहिए, मैं कलाकारों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, उनकी चीज़ें कैसेट निकालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और शुरुआत सुरेंद्र जी से करवा दो और मैं उनको 40,000 दे दूँगा। और टीपी भाई साहब तो चक्कर खा गए कि 40,000 दे रहा है। बोले सुरेंद्र, मैंने तेरी हाँ भर दी एक जगह कैसेट की, क्या? बोले 40,000 रुपये दे देगा। अब मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे मामले में जो भी डिसीजन लेने का उनको पूरा हक था। मैं कुछ भी, मैं आपने कह दिया तो निकलवा दी मैंने। पर उस कैसेट का ये एक फ़ायदा हुआ, मैं विदेश में जहाँ भी गया मेरी कविता उससे पहले पहुँच चुकी थी और मेरे सारे हॉल जितने भी थे हाउसफुल गए। फिर इसके बाद ये नए साल का प्रोग्राम हुआ तो वसंत साठे जी ने कहा उनको कि आप, उसमें वसंत साठे जी भी थे, बलराम जाखड़ ने भी रोल किया था उसमें। अच्छा, हाँ, उस रोल में वो जहांगीर बनकर आए थे, कौन दोनों के इस तरह से काफ़ी अच्छा वो था। तो जब वसंत साठे जी ने देखा मैं कहीं नहीं था उसमें, बड़े भाई सुरेंद्र कहाँ है? बड़े जी उन्हें कवि सम्मेलन था और रिकॉर्डिंग के टाइम पर, तो वो नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मेरा है कि मैं अगर मैंने कमिट कर दिया तो मैं हर हाल में जाऊंगा, चाहे कुछ भी कह दे कोई। तो उसमें बोले क्या है, दोबारा रिकॉर्ड करो। तो 4-5 गुब्बारे लगा कर मेरे आगे, ताकि वो माहौल वैसा लगे। तो ये काड़ू वाली कविता सुनवाई जी, और अगले 23 जनवरी को लाल किले का कवि सम्मेलन संचालन कर रहा। मैं पानी पीऊँ तो ऑडियंस के काड़ू पानी पी रहा है, मैं काड़ू जा रहा है, काड़ू ये कर रहा है। तो ये चीज़ें थी उसमें, और उसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी। सुरेंद्र जी, हमारे जो यंग ऑडियंस है उनके लिए कालू वाली कविता थोड़ी सी अगर आप सुना दे, कुछ याद हो पंक्तियाँ तो। कि म्हारी दिल्ली में काड़ू नाम को एक छोरो रवे है, या ईश्वर पिछले कई जन्म माँ की दुश्मनी मेरे से चुका दी, काड़ू की शक्ल सूरत मेरी जैसी बना दी। काड़ू मेरे मोहल्ले में आवे और मोहल्ला की छोरियाँ ने छेड़ करके चले जावे, और वो छोरियाँ या सोच कर कि मैं छेड़ूँ, मैंने रोज़ पिटवावे। काड़ू 1 महीना में ऐसी हालत कर डाली कि मैं उसमें पिटा गया ना, उसमें उस पर यही थी, इस तरह एक शक्ल के 2 आदमी हो। तो अब तो लास्ट में मैंने ये कहा था, अब तो मैं काड़ू के मोहल्ले में या सोच कर नहीं जाऊँ कि काड़ू मर जाए और फूंको मैं जाऊँ। जी अब चुनावों पर लिखा, जी पहले मैं नेताओं पर लिखता था 4-4 लाइन। तो चुनाव में नरगिस जी, जो मैं तब जनसंघ थी शायद, तो जनसंघ के नेताओं पर लिखता था, वो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती थी। और एडवाणी जी, जो मैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लिखता था, वो इस्तेमाल करते थे। जी पर उसमें चुभने वाली बात नहीं थी। नेताओं पर कुछ भी किया मैंने, कोई चुभने वाली बात नहीं करी। अगर वो सामने बैठा हो तो भी उसको एंजॉय करें। एंजॉय करें। जी, आपको लगता है इधर के वर्षों में इसमें कुछ अंतर आ गया? आप कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो बुरी लग जाती हैं, बिलो द बेल्ट जैसे हम बोल देते हैं? या देखिए, आज की तारीख में जो टॉलरेंस है 0 है, नकारात्मक है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। आलोचक आपका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता। चापलूस करने वाला आपका दुश्मन होता है। जो आपकी चापलूसी करे उसको दूर हो जाओ, कि आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए पहले भी कहा गया, निंदक नीरे राखिए, हमेशा से दर्शन में भी रहा है। निंदक शब्द तो छोड़िए, आलोचक भी। जी, निंदक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जी। आलोचक ना बर्दाश्त नहीं है। आपने अभी कहा कि आपने नेताओं पे भी लिखा और उस तरह से अलग उस पे इमरजेंसी में आपने लिखा और काफ़ी उसकी बात हुई, थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए ना, वो क्या एक्सपीरियंस था? इमरजेंसी में मैंने लिखा था
इंदिरा जी पे आपने हाँ, कुछ लिखा था जी। इंदिरा गांधी के आज दिन में 3 छींक आई। पेपर में पहले ही पेज पर वो छींक की फोटो खबरा के साथ में आई। या छींक क्यों आई है पर जांच आयोग बैठे को, पाकिस्तान से आई है तो उनको भट्टो बैठे को। ऐ छींक को इतनो बड़ो असर पड़ गयो कि वाजपेयी को बुखार ठीक हो गयो। क्या बात है। और मैं यह सोची है देश में के हो गए है, एक छींक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गए है और एक भूख से मरा आदमी ने कोई नहीं रोए। बड़े का एक छींक भी आ जाए तो उसका चर्चा होगी, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आज अखबार क्या है, मैं पढ़ना बंद कर दिया। खबर तो वही है तो तारीख बदल दो। अखबार क्या छापना रोज, वहाँ मर्डर हुआ नहीं तो दूसरी जगह मर्डर हुआ, यहाँ दंगा हुआ तो दूसरी जगह दंगा हुआ। अखबार मेरे घर पर लाशें डाल करके जाता है, कोई खुशियाँ कहाँ डाल करके जाता है। क्या बात है जी। होना ये चाहिए कि जो गलत खबर, नेगेटिव खबरें हैं उसके लिए 20 का एक पन्ना निर्धारित कर दो, और जो पॉजिटिव खबरें हैं मुल्क की वो सबसे पहले पन्ने पर आए, ताकि एक सकारात्मक होनी चाहिए। आपने पन्ना निर्धारित करने की बात की सुनीता जी, तो एक वक्त वो था जब हम देखते थे कि न्यूज़पेपर्स में एक पन्ना, एक पेज, एक पृष्ठ जो है वो साहित्य के लिए फिक्स होता था। अब तो बिल्कुल नदारद है वो, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा रहा ना साहित्य। मैं एक बहुत बड़े अखबार में रामायण, रामलीला होती है उसका विवरण था। अखबार बहुत बड़ा, सीता हरण का मनोहारी मंचन। बताइए, जब पत्रकार वो रखे जिसने हिंदी पढ़ी नहीं। आज की तारीख में फिल्मों में जो डायलॉग होते हैं वो रोमन लिपि में लिखे जा रहे हैं। आप अरबों कमा रहे हो, जिस भाषा से आपने रोटी खा रहे हो उस भाषा को सीखना ही पसंद नहीं करते आप लोग। तो फिर आप क्या भविष्य देख रहे हैं, हास्य कविता का, कवि सम्मेलनों का? भविष्य देखिए, कविता तो स्तर तो नीचे आएगा। उसकी वजह है, जब व्यक्ति का स्तर खराब होगा तो हर एक चीज़ का खराब होगा। क्योंकि उस व्यक्ति में से तो कोई साधु बनेगा, कोई नेता बनेगा, हैं, कोई कहीं चला जाएगा, कोई धर्म में चला जाएगा, कोई पढ़ाने चला जाएगा। जब व्यक्ति ही खराब है तो उसमें से जो भी निकले वो खराब ही होगा। आजकल हर चीज़ सुरेंद्र जी 2 मिनट्स नूडल्स की तरह हो गई है। आपको हर चीज़ में मज़ा चाहिए, मस्ती चाहिए, फ़न चाहिए। ये जो अप्रोच है, हालांकि हास्य भी अपने आप में यही चीज़ हमें उसी भाव के साथ आगे लेके चलता है, लेकिन अब जैसे मनमोहन जी का निधन हुआ तो हमने देखा अब सदन में भी शेरो शायरी, हाँ भी मोदी जी की हम बात करें या सुषमा जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, तो आजकल ये साहित्य जो वहाँ चला गया। एक अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे जो स्वयं बहुत बड़े कवि थे। ये किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, अटल जी का जो था, एक आदमी की कमी थी ना, एक सीट की, नहीं समझौता किया उसने। तो ये राजनीति का एक उदाहरण पेश किया उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें एक मंत्री थे महावीर त्यागी, देहरादून के। वो नेहरू जी ने 62 के हार के बाद कहा कि जो ज़मीन चाइना के कब्जे में है वहाँ घास भी नहीं उग सकती, बंजर धरती है। तो महावीर त्यागी एज ए मिनिस्टर खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा, पंडित जी आपके सर पर एक भी बाल नहीं तो इसे दुश्मनों को सौंप दे क्या? ये कहने की हिम्मत और ये सुनने का जज्बा होना चाहिए। आपने कहा कि संतोष फिल्म जब आप कर रहे थे तो आपसे कहा गया कि हेमा मालिनी समझिए खंबे को और एक्ट कर लीजिए। रियल लाइफ में ऐसा होता है कभी, कोई फैंटेसी में, कोई सपने में, कोई ख्याल में किसी हीरोइन को देख के आपको लगता हो कि ये मेरे सामने हो? नहीं, वो तो सपने में बस पत्नी दिखाई दे
तो इसलिए वही दिखाई देती, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। जी, भूत मतलब वो पिचास भी भूत पिचास निकटती अभी वो देख रही होंगी, इसलिए तो नहीं कह रहे डर की वजह से। आप हमें धीरे से बता सकते हैं आपकी पसंदीदा उसका टीवी हीरोइन। भी खराब है। जी, मतलब फिर भी आप फिल्में देखते हो अगर तो मैं नहीं देखता फिल्म। पीछे भी कभी आपने देखी नहीं फिल्में पहले कभी? नहीं, 2-4 फिल्में देखी थी, वही गिनवा वो दीजिए। सिर्फ एडवाणी जी को बड़ा शौक था। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, जब इनके 2 सीट रह गई थी, तो इन्होंने वाजपेयी जी से कहा अब तो 2 ही रह गए, क्या करें? बोले कुछ नहीं, चल फिल्म देखने चलते। हार को सेलिब्रेट करो तो जीतने वाला हार जाता है। लेकिन राजनीति को सूरज जी हम लोग अलग नहीं कर पाते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आ जाता है। और आजकल तो सेंसेशनलिज्म का दौर है, तो बहुत सारी बातें वैसे भी हो जाती हैं। आप पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे। अभी आपने जो कविता सुनाई उसमें भी आया कि आपने जब कहा कल्लू की जब कविता सुनाई, तो बीच में ऐसी भी कुछ खबरें आई कि आपको लेके आक्षेप लगे और उस बुरी तरह की खबरें और भी उड़ाई गई। मैं नहीं कहना नहीं, चाहिए एक तो ज़्यादा। खबर मेरे मरने की उड़ गई थी। जी जी। वो उस वजह से थोड़ी। जी। एक बेचारा सुरेंद्र शर्मा नाम का कोई पंजाबी का कलाकार था, उसकी डेथ हो गई और बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको बिगड़ जानकारी के। तो आपको लगता है मीडिया के अलग अलग वो हैं, एंगल हैं वो मतलब? तो अच्छा हो मैं वहीं बैठा था, जी। वरना मेरी माँ को पता लगता तो मर लेती। मेरी माँ है 98 साल की। जी। तो मेरा सौभाग्य, मैं इससे खुशहाल आदमी कौन होगा। बहुत बढ़िया जी। बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा रहना भी चाहिए। आज बहुत लोग आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। आज की उम्र के 40-50 वर्षों की अगर मैं यात्रा देखूं आपकी, तो इतने दशकों में ये रहा है। आपके अपने रोल मॉडल्स कौन रहे जिनको देख के आपको लगता हो वाकई सुन के बहुत खुशी होती हो? मेरा रोल मॉडल सिर्फ एक ही आदमी है, महात्मा गांधी। उससे बेहतर मैं किसी को नहीं मानता। कवियों में? है कवियों में जिनका मंचन वाचन जब आपने एक सुना? बड़े को चालिए तो फिर छोटों को ही क्या होता है? जी। रोल मॉडल बनाना तो ऐसे को बनाओगे जिसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं हो। दर्शकों की तरफ से कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस भारत में, आप इतने देशों में गए हैं, वहाँ कहीं रहा हो, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ हुआ हो? क्योंकि आप हास्य कविता में तो एक मूड ही अलग हो जाता है, तो ऑडियंस में भी कुछ लोग रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसा कभी रहा हो, कोई एक्सपीरियंस, एनेक्डोट कुछ शेयर करें आप? हांगकांग में हम 4-5 कभी रुके थे होटल में, तो पान पराग खाते थे और उसको थूक देते थे वॉश बेसिन में। नीचे से मैनेजर के कई बार मैसेज आए कि आप कृपा करके वॉश बेसिन को गंदा न करें। और वो पान पराग का हाथ वो उसके चद्दर पर भी लग जाता था, जी। तकिए पर भी लग जाता था। और जब नीचे उतरे, वहाँ से छुट्टी ली हमने, निकले होटल को छोड़ करके, 15,000 रुपये ऑर्गेनाइजर को देने पड़े, जो हमने चादर या गिलाफ और वो गंदा किया उसका। और मैनेजर ने एक बात, इन फ्यूचर नो इंडियन विल स्टे इन दिस होटल। तो वो ऐसा अंदर, हम चादर को गंदा करके नहीं आए, अपने मुल्क को गंदा करके आए। मैं हर कभी से मैं विदेश में जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, यहाँ गलती करोगे तो मुल्क बदनाम होगा। तुम्हें अपने मुल्क को बदनाम करने का हक नहीं दिया किसी ने। जी। आपने अभी सजगता की बात की, जो हास्य कवि होता है वो भी पहुंचाता है। सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटी के फ्रंट पे आपको लगता है कि बदलते दौर में कुछ ज़्यादा हमें लगता है कि ज़रूरत है? नहीं, जो हमारी जो सोच है नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर आ गई है। सुंदर शर्मा जी, आज प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास बहुत सारे, और बहुत हास्य कवि भी हैं, कॉमेडियंस भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत हो गए हैं, उनको माइलेज भी है, रीच भी उनकी है, और सुरेंद्र शर्मा हमें नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कौन क्या है, मैं हर एक से एक ही बात कहता हूँ कि मुझे किसी को सुधारने का काम नहीं है, मैं खुद ठीक रहूं। वो मैंने ठेका नहीं ले रखा और सब ठीक है।
एक महिला मुझे मिली थी वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी चंडीगढ़ में। बोले पूरे संसार में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है और विश्व शांति चाहिए, इतने दंगे हो रहे हैं, इतने ये हो रहे हैं, विश्व शांति हो जाए, उसमें आप क्या कर सकते हैं मदद हमारी। मैंने एक लाइन में मदद करवा दी, मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस। जी हम बर्बाद इसलिए तो हो रहे हैं कि हम दूसरे को शांत करना चाह रहे हैं। जी आप विश्व शांति की बात कर रहे हो, सब कुछ तुम यार, अमेरिका कहेगा शांति का प्रयास करेंगे। अब शेर जो है शाकाहार की प्रवचन कैसे देगा? शांति चाहिए यार, तुम हथियार बनाना बंद कर दो ना। पूरा संसार हथियार बनाना बंद कर दिया, अपने आप आ गई विश्व शांति। जी हम दूसरे को शांत करना चाहते हैं। हम मांस खा रहे हैं, दूसरे को कहते तू शाकाहार कर, तो ये कैसे चल सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि समर्थन और चापलूसी में अंतर होता है। इधर के दौर में हम देख रहे हैं कि जर्नलिज्म की बात हो, अदरवाइज भी बहुत जगह चापलूसी चापलूसी बहुत सुनने में आता है। हालांकि रेड टेपिज्म ये वो पहले भी रहा है, लेकिन एक कलाकार को कितना न्यूट्रल होना चाहिए, जो कि हम इधर तो कम से कम जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं लगती कभी कभी स्थिति। कभी कभी आपकी खुद का विचार कुछ भी हो, लेखन जो है उसमें ईमानदारी बरतो, उसमें बेईमानी होने लगी, वो दिक्कत पैदा। तो हम आने वाले वक्त में सुरेंद्र शर्मा जी की लेगेसी को आगे ले जाते हुए किसको देखें? मैं एक ही बात कहता हूँ, एक ही संदेश देता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहे, खुद अपने निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। जी, मतलब आपका जो स्टाइल रहा, जो बैकग्राउंड रहा, जो यात्रा रही, जो संघर्ष रहा, कुछ हमारे दर्शकों को, खासतौर से युवाओं को आप बताना चाहें कि एक इनसे बचते हुए अपने आप को बचाए रखना। संघर्ष तो है ही नहीं ना जिंदगी में, आपने बना रखा है। संघर्ष तो उस समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हम मस्त रहते थे। हमारी लालसाओं ने संकट बढ़ता है ना। आज आप जाते हो, पिताजी के पास 2-4 कुर्ते धोती होते थे, धोया और संदूक के नीचे दबा दिया, प्रेस हो गई। तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी और तब संतुष्ट भी थे, कोई ऐसी भी बात नहीं थी। क्योंकि हमें जो बगल वाली मेरी गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी हैं, मुझे सुख थोड़ी देती हैं। मेरे सगे भाई की 4 कारें मुझे तकलीफ देती हैं। जी दूसरे के सुख से हम दुखी हो गए। मैं कहता हूँ जिसके पास है अच्छा है, उस पर एंजॉय करो। क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया सुरेंद्र जी, अभी जो चापलूसी की बात आई ना, आपने जब भी शंकराचार्य जी का जिक्र किया, इंदिरा गांधी जी पे आपने लिखा, मतलब आपने जब आपको जैसा लगा, जबकि पद्मश्री जब आपको मिला तो मनमोहन सिंह जी के समय तो भी उस पर भी हुआ कि आप आज की जो सरकार है उस पर आप कटाक्ष करते हैं या कुछ, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आलोचना में और विरोध में अंतर होता है। लेकिन फिर भी कलाकार को इससे बचना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इस तरह की चीज़ों से सामना तो होता ही है, तो कैसे आप संभालते हैं इसको? फिर हास्य करने का हक उसी को बनता है जो किसी की तकलीफ में रोने जानता है। खूब हंसो, बस एक बात देखते रहो, किसी के आंसुओं की कीमत पर तो हंसी नहीं आती है। वो हास्य कभी भी सुख नहीं देगा आपको। वो अट्टहास कहा जाएगा जो रावण सीता का हरण करते हुए, अट्टहास करते हुए ले गया था उसे। जी, तो वो मत करिए, वो हंसी नहीं है, वो हंसी का बिल्कुल उल्टा रूप है। और हंसने का हक उसी को बनता है जो किसी की तकलीफ में रोना जानता है। हास्य और करुणा एक ही बात के 2 पहलू हैं। जिन चीज़ों के नष्ट होने से हास्य पैदा होता है, उन्हीं चीज़ों के नष्ट होने से करुणा पैदा होती है, आंसू पैदा होता है। क्रोध नष्ट होगा तो हास्य पैदा होगा और करुणा भी उपजेगी। जी। सुरेंद्र शर्मा जी जब स्वयं को आईने के सामने देखते हैं, क्या चीज़ जहन में आती? पत्नी पे तो बहुत बात होती है, स्वयं के बारे में आपके विचार? वो एक ही विचार है कि एक हवाई जहाज में मैं जा रहा था, वॉशरूम से एक उधर से आ रहा था,
तो एक आदमी बीच में टकराया, शर्मा जी मैं आपको कभी नहीं मानता। मैंने मिला हाथ, मैं भी अपने आप को नहीं मानता। जी, द आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी एक प्यारी सी कोशिश है, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे दर्शकों के सहयोग से इसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? सिर्फ एक ही वजह से आगे बढ़ सकता है, जो भी नकारात्मक लोग हों उनको कोई स्थान मत दो, जो सकारात्मक बात करे उसको स्थान दो। देश में मंदिर तो बन गया, अब देश को मंदिर बनाने की बात करो। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, हम धन्यवाद आपको ऐसे कैसे करने देंगे? 4 लाइनों के बिना तो हो ही नहीं सकता हो। 4 ये लाइन मैं निवेदन। सुना देता हूँ। मैं जी। किसी भी बड़े से बड़ा आदमी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर संसार में कोई नहीं, लेकिन कहाँ हल्का पड़ता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका ध्यान चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमज़ोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात है, बहुत सुंदर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सुंदर शर्मा जी। तो दोस्तों, आज द आकाशवाणी पॉडकास्ट में हमारी बातचीत रही लेजेंडरी हास्य कवि सुंदर शर्मा जी के साथ। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप किन पर्सनालिटीज़ को इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, आप हमें वो भी बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप हमसे वो भी शेयर कर सकते हैं। आगे के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन और अच्छा इसको हम बनाते चले। आज हमने ये बातचीत की। अभी के लिए मैं तपस्या आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।